बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिंध के वो तमाम स्टूडेंट्स आप सबको जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी में खुश आमदीद। आप में से जो ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर जो अभी फ्रेश हैं जिन्होंने फ्यूचर में टीचिंग के अंदर जॉब में जाना है, तो उनके लिए सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं और लगाती जा रही है सिंध गवर्नमेंट। उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, जो जनवरी 2024 में फरवरी 2024 में लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था। अभी जो नेक्स्ट स्केजुअल है वो एक्सपेक्टेड है कि ये जनवरी या फब 2025 में नेक्स्ट जो फेज़ है पीएसटीज़ के लिए, उसके लिए इसका कोई स्केजुअल गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो शेयर करे। सीबा टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए ये टेस्ट हुआ था, तो इसमें जो सिलेबस इसका था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 में कंटेंट नॉलेज था और पार्ट 2 में प्रोफेशनल पेडागोजी या बीएड एमएड का पोर्शन था। जो पार्ट 1 था इसमें मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी सब्जेक्ट जो आपके स्कूल करिकुला ग्रेड 1 से लेकर 8 तक, तो इनमें से क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड थे, जिसमें जो फर्स्ट 2 लेवल हैं कॉग्निटिव डोमेन के उसमें से यानी नॉलेज और कंप्रीहेंशन लेवल के थे। जो सेकंड पार्ट था ये बहुत कन्फ्यूजन वाला, बहुत इम्पोर्टेंट था और रूटीन से हट के था। बेसिकली हमारे जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग में जो लोग होते हैं, तो 8वीं तक की जो बेसिक चीज़ें हैं ऑलमोस्ट 60 to 80% जो टीचर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पता होता है। बहरहाल जो टीचिंग में नहीं होते उनको भी नो हाउ होती है। लेकिन ये पेडागोजी हमने बीएड एमएड में हम क्या करते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं और जान छुड़ाते हैं बीएड एमएड करके। तो ये उसका सिलेबस था। मेथड ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम असेसमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेलुएशन, और लास्ट था स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। तो ये टोटल 5 चैप्टर इसके अंदर शामिल किए गए हैं इसके सिलेबस के अंदर। तो आपका जो टेस्ट है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो पेडागोजी का रखा गया था। ये सैम्पल पेपर है जो कंडक्ट हुआ। 40% इसमें एमसीक्यूज थे जो कि कंटेंट नॉलेज से ग्रेड 1 से लेकर 8वीं तक जो मैंने सब्जेक्ट अभी आपको बताया उनमें से एमसीक्यूज थे। 60% जो था पेपर वो आपका किस एरिया में से था, ये था पेडागोजिकल नॉलेज में। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ एमसीक्यूज की, ये एमसीक्यूज की कुछ एग्जाम्पल है। नीचे ये जो है वो एग्जाम्पल्स हैं आपके पेडागोजी पोर्शन की। तो हमारा जो फोकस है, चूँकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपको ख़ुद पढ़नी पड़ेंगी बुक से, जो फर्स्ट 40% का जो पोर्शन है। लेकिन जो पेडागोजी है वो इंशाल्लाह ताला हम A to Z सारी आपको कवर करवाएंगे। ये एरिया सारा आपको इंशाल्लाह ताला हम जो है A to Z विद एग्जाम्पल्स और विद प्रैक्टिकल वर्क और विद क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्व करवाएंगे। ये 5 चैप्टर, हर चैप्टर के फर्दर जो है 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनके 2 पोर्शन, 1 चैप्टर जिसका 1 पार्ट है। तो ये मैंने जो है वो 1 चैप्टर के नोट्स और उनकी एक्सरसाइज ये मुकम्मल की हुई है। बाकी मैं इस पे इंशाल्लाह ताला साथ साथ काम कर रहा हूँ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। इस पे इंशाल्लाह ताला मैं विद इन वीक जो है ये सिलेबस सारे पे, चूँकि नोट्स मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड है, मैं उनको सिर्फ सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ अब। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्टरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है उसमें फर्दर जो है जो टॉपिक्स शामिल हैं मैं उन टॉपिक्स को बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी। तो इस फाइल के अंदर ये सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। जो फाइल अभी पहले मैंने आपको शो तो करानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे ख्याल नहीं आया। पीडीएफ जो मैं अभी बता रहा था, जिसको डिस्कस कर रहा था, तो ये एक वर्ड की फ़ाइल जो है वो, सॉरी पीडीएफ की फ़ाइल मैंने ओपन की हुई थी अलग से, बट आपको डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। लेकिन स्क्रीन चूँकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें जो नोट्स मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपकी प्रिपरेशन होगी। आपको डेली जो है वो इस तरह से पीडीएफ फाइल्स भेजी जाएंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये जो 5 दिन आपके फ्री वर्कशॉप है,
तो इस तरह पीडीएफ फाइल नोट्स की भेजी जाएंगी। जैसे ये पहली 2 स्लाइड हैं तो उनमें से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बना के आपको भेजे जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग, विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। टीचिंग के कौन से 3 कंपोनेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये 3 है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें आपको दी जाएंगी जिस तरह से आपके पेपर का पैटर्न है, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिसाल के तौर पर यहाँ आपको कहा जाएगा कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को विद एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल के साथ अपनी क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के साथ हमें बताएं, ठीक है। तो ये उसका आंसर है, इस तरह से उसके आंसर बनाए गए हैं। तो ये कुछ सैम्पल होंगे क्वेश्चन और आंसर। इससे हट के फिर आपको इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज है वो अलग से दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ को उसमें से पास हो जाना इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं होता। जो CRQs हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको आंसर को खुद लिखना होता है, उसमें बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है उनकी, जो ख़ासतौर पर मेरे जैसे बंदों की जिन्होंने B.Ed को एज ए फार ग्रांटेड लिया था, ठीक है। तो उनको खुद से लिखना बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनता है। तो ये एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, गिव 3 एग्जांपल फॉर इच। ये आपने क्लासरूम की एग्जांपल यहाँ पे साथ लिखी हुई है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि ये ऐसे ही सवाल है, ये ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग विद 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आप ये एग्जांपल वहाँ पे लिख सकते हैं। मकसद बात करने का कि आपके कंटेंट को हर तरह से जो है वो इस तरह से हेल्पफुल आपके लिए बनाया जाएगा ताकि आप एक दफ़ा पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और हमने कैसे उनको रिस्पॉन्स करना है। तो आज हम एक शॉर्ट सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर टोटल 6 सब एरियाज़ हैं। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी, ब्लूम टेक्सोनॉमी और NPSTs, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट A है। इसमें 6 ये एरियाज शामिल हैं, ठीक है। तो उनमें आज हम देखने जा रहे हैं किस चीज़ को, ब्लूम टेक्सोनॉमी को। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक ऐसा एरिया है जिसमें से कन्फर्म है 100% के एक सवाल आएगा लाजमी। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? जी ओके, चलें जी, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताऊंगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे मुतालिक पास पेपर जो एक टेस्ट हुआ है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं जी ब्लूम टेक्सोनॉमी से। ये लेक्चर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका एक पार्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली, इस बंदे का नाम था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, अमेरिकन था ये। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको मैं और आप SLOs कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने लर्निंग आउटकम्स के 6 लेवल बनाए। कब बनाए? 1956 के अंदर इसने क्या किया, 6 लेवल बनाए। उसने कहा कि एक बच्चे का जो माइंड है ना, वो इन 6 डिफरेंट लेवल से गुजरता है, चीज़ों को मेमोराइज करने में, याद करने में, आगे अपनी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने में। तो इसने बेसिकली 1956 में एक क्लासिफिकेशन दी, ठीक है। टेक्सोनॉमी किसी चीज़ को डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, एक हायरार्किकल, एक सीक्वेंस पैटर्न में, हायर से लोअर, लोअर से हायर की तरफ, ये पहले से बाद में आने वाले की तरफ डिवीजन, इसको हायरार्किकल डिवीजन कहा जाता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी इज कंसिस्ट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स। स्टार्ट ये कहानी कब हुई है? 1956 में। किसने की? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने की। और इसने 3 डिफरेंट डोमेन्स दिए। डोमेन इस थ्योरी के अंदर 3 डिफरेंट डोमेन इसने पहला दिया था सिर्फ, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर 3 डोमेन है। जो पहला डोमेन है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, दूसरा डोमेन ये अफेक्टिव डोमेन डेविड क्रैथहोल ने दिया था, और तीसरा ये मोहतरमा एलिजाबेथ सिम्पसन है, इसने दिया था। तो बेसिकली जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसके अंदर 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। बच्चे की जहनी सलाहियतें, ठीक है, उसका नॉलेज, उसकी कॉग्निशन, इमेजिनेशन, ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। और दूसरा है बच्चे की वैल्यूज़, फीलिंग्स, एटीट्यूड की डेवलपमेंट, ये इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। फिर है साइकोमोटर डोमेन, प्रैक्टिकल वर्क, मोटर स्किल से रिलेटेड है, ये 1972 में सिम्पसन ने दिया था। इनमें मज़े की बात, इनमें गैप है, ये 56 से 64, 64 से 72, 8 साल का गैप है इन तीनों के अंदर, ठीक है। 1956 में 8 साल के बाद ये इसमें एक नया डोमेन ऐड किया गया 1964 में, इफेक्टिव डोमेन। फिर इसके 8 साल बाद एक नया डोमेन 1972 में साइकोमोटर ऐड किया गया था।
तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड, हेड, ठीक है, ब्रेन, मेंटल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, जहनी सलाहियतें। तो बेंजामिन ब्लूम ने सबसे पहले 1956 में ये डोमेन दिया। इसके 6 लेवल है: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। कासी के नाम से आप याद रख सकते हैं इसके लेवल। फिर दूसरा डोमेन जो है ये रिलेटेड टू हर्ट होता है, फीलिंग्स हर्ट से रिलेटेड होती है। नॉलेज जो है वो हेड से होता है। तो ये डेविड क्रैथहोल ने 1964 में दिया। इसके 5 लेवल है: अटेंडिंग या रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। अरवोक से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है साइकोमोटर डोमेन, ये सिम्पसन ने 1972 में दिया। इसके 7 सब लेवल है: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस, अडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। सग मुकाउक से आप इसका ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि क्या रटा लगा कि आप पेपर में पास हो सकते हैं या अच्छे मार्क्स ले सकते हैं? जवाब है नहीं, बल्कि जवाब है बिल्कुल नहीं। कैसे फिर अच्छे मार्क्स, हम अच्छा स्कोर ले सकते हैं 60% के पेडागोजी पोर्शन में? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, चीज़ को समझ के अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करना पड़ेगा। रटे वाला काम यहाँ पे नहीं चलने वाला। हम 1 बाई 1 इन डोमेन्स की बात करेंगे और इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि इन डोमेन्स का इस्तेमाल कहाँ है। सबसे पहले होता है कॉग्निटिव डोमेन। याद रखिएगा, जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं ना, अब ये बोर्ड के पेपर होते हैं 22 के, या फिर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, सारे के सारे इम्तिहानात जो हैं उनमें जो पेपर है वो कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है। कॉग्निटिव डोमेन के हमने अभी पढ़ा 6 लेवल है, नॉलेज से लेकर इवेल्युएशन तक। अब चूंकि ये इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एटलीस्ट जो है ना इसकी डेफिनीशन और एग्जाम्पल और जो एक्शन वर्ब है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि पेपर में ये नहीं कहा जाएगा कि व्हाट इज़ डिफाइन कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल्स होते हैं, पहला लेवल कौन सा और आखिरी कौन सा है, लोएस्ट और हाईएस्ट। इस तरह से सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा कि ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ें, इसमें से बताएं कि नॉलेज लेवल की क्या बात इसमें मौजूद है, या इसमें से नॉलेज लेवल का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं। अच्छा, नॉलेज का नहीं तो कंप्रीहेंशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाए या एमसीक्यू बनाए। तो इस तरह से सवाल आएंगे, इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोएस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज। ठीक, आज हम कॉग्निटिव डोमेन के सिर्फ ब्लूम टैक्सोनॉमी के सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू रिमेंबर या रिकॉल प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। जो पहले जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको रिमेंबर करना, याद रखना, उसको रिकॉल करना ज़रूरत पड़ने पर, यह नॉलेज कहलाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, अब आप सवाल इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी की फर्स्ट स्लाइड में किस तरह नॉलेज लेवल का किस तरह के कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल्स हैं, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने प्रेजेंट की थी? ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने जो है वो उसके डोमेन्स कितने हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन किस चीज़ से रिलेटेड? ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। कॉग्निशन मीन, ठीक। अब ये देखें, इसमें सिर्फ सिंपल देखें, अब 1956 ईयर याद करना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रटा ही लगाना है। तो रिमेंबर करना, किसी चीज़ को रिकॉल करना, ये क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डोमेन का लोएस्ट लेवल है नॉलेज। ये उससे रेलिवेंट, एबिलिटी टू recall or remember the previously learned material. Remembering involves retrieving, recognition and recalling the relevant knowledge from the long-term memory. It is the most basic level of the cognition. ये सबसे पहला लेवल है और मोस्ट एडवांस इसमें एवेल्युएशन होता है, ये वाला। अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे एग्जांपल है डिफाइन इम्यूनिटी इन लिस्ट द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये सिंपल सी रटे वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद है कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन मैं आपको भी पैराग्राफ दूंगा जी। स्लाइड चेंज कर दो। ओके, वेट करिए, मैं करता हूँ। ओके मैं करता हूँ। अच्छा, आप देखें, जैसे दूसरे नंबर पे आता है कंप्रीहेंशन। अब एक है, मैंने कहा कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी।
ठीक है। अब बच्चे को ये नहीं पता कि मशरिक किस साइड पे है, मगरिब, ये तो पता है कि मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन बच्चे को क्या इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि मशरिक भाई इस साइड पे है, मगरिब उस साइड पे है, दाएं है बाएं है, आगे या पीछे, जिस डायरेक्शन में बैठा है बच्चा खड़ा है तो किस साइड पे मशरिक है किस साइड, ये चीज़ उसको नहीं पता। तो उसको नॉलेज लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है। जब उसको ये समझ भी हो कि जो बात की जा रही है उसका मतलब क्या है, यानी मशरिक और मगरिब की पहचान भी उस बच्चे को हो, तो ये क्या कहलाएगी, कंप्रीहेंशन। यानी रट्टा लगाने के साथ साथ जब बच्चे को पता होगा, ठीक है, कि जैसे मिसाल के तौर पर सवाल है कि पाकिस्तान कब बना, तो ये नॉलेज लेवल का सवाल है, 14 अगस्त 1947 को बना, ठीक है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, नॉलेज लेवल का सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब कंप्रीहेंशन क्या है, कंप्रीहेंशन उस चीज़ की समझ होना, जो बात उसने याद की है, जो मीनिंग, उसके मीनिंग भी उसको पता है, उसको समझ भी है उस चीज़ की या नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सूरज गिरन और चांद गिरन की यहाँ पे एग्जांपल है, सोलर एक्लिप्स को, ठीक है, सूरज गिरन को की वजाहत करें, तो बच्चे को पता हो कि सूरज गिरन, एक तो उसने याद किया हो सूरज गिरन होता है क्या, दूसरा उसको समझ हो कि कैसे होता है ये अमल, ठीक है। किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, आउटलाइन, डिस्कस, तो ये समझ से मुताल्लिक है। अब 30 जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है उसकी, सूरज मशरिक से तुलू होने वाली एप्लीकेशन। अब बच्चे को तो उस्ताद ने स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, कि भाई सूरज मशरिक से तुलू होता है, ये मशरिक जो है वो आपकी इस साइड पे है, ठीक है, तो डायरेक्शन भी समझा दी। अब जब बच्चा जो है ना वो मिसाल के तौर पर स्कूल में बैठा है, उसे पता है कि सूरज अब जो है ना वो मशरक़ वाली साइड पे है और धूप, अभी सर्दियाँ हैं, धूप निकल रही है, तो ये जिस साइड से सूरज निकलता है ये मशरक़ होती है, ये वाली साइड होती है मशरक़, ठीक है। उसको डायरेक्शन का भी पता है। अब अगले दिन वो जो है ना वो अपने किसी नानी के घर चला गया, किसी बाज़ार में बैठा, किसी और स्कूल में, किसी और जगह पे जाता है, तो अब जो है ना कोई उससे पूछता है कि मशरक़ किस साइड पे है, वो फ़ौरन उसके माइंड में क्लिक करेगा जिधर से सूरज आ रहा होता है वो मशरिक है। वो देखेगा कि सूरज इस साइड से निकल रहा है या निकला हुआ है थोड़ा सा, तो वो कहेगा कि ये जहाँ से सूरज आ रहा है ये मशरिक है, मिसाल के तौर पर। अब उसने क्या किया कि जो पहले से बात उसको पढ़ाई गई है उसने उसको अप्लाई कर दिया, ये सिंपल एप्लीकेशन कहलाती है, यानी एबिलिटी टू अप्लाई द प्रीवियसली लर्न नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। मैं इस पर एक और एग्जाम्पल भी समझाऊंगा अभी। जैसे मिसाल के तौर पर थर्मामीटर है जी, ये थर्मामीटर क्या करता है, ये थर्मामीटर है, ठीक है, टेम्परेचर मापता है, ये तो पता चल गया, ये नॉलेज लेवल का सवाल है। कंप्रीहेंशन, ये थर्मामीटर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है जो टेम्परेचर को मापने का काम करती है। अच्छा, एप्लीकेशन, थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है, ये एप्लीकेशन होगी। ये तो एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। उसके बाद है सिंथेसिस, एनालिसिस, सॉरी, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस तीसरे नंबर पे। एनालिसिस में हम किसी चीज़ को एज अ होल पढ़ने या समझने के बजाय क्या करते हैं, एज अ होल समझने या पढ़ने के बजाय उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो। अब जैसे ये होता है कि आपको जब कोई कहा जाता है कि एक ऐसे आप याद करें, तो आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो सारा ऐसे आप याद करें, आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, 2 3 4 पार्ट्स बना के पहले एक पार्ट को, फिर दूसरे को, तीसरे को और चौथे को आप मेमोराइज करते हैं। ये इसी तरह किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बना के डिवाइड करके समझना एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन सारी चीज़ों की। अब इसकी एग्जांपल देखें, पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है। अब जैसे देखें ना, हमारे ब्रेन के जो है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स होती हैं। फोर ब्रेन जो है उसका क्या काम होता है, मिड ब्रेन का क्या है, हाइंड ब्रेन का क्या है, फोर ब्रेन के सब पार्ट्स कौन कौन से हैं, मिड और हाइंड ब्रेन के मज़ीद जो पार्ट्स बनेंगे वो कौन कौन से हैं, ये एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, एनालिसिस, एनालाइज करना, एक चीज़ को मुकम्मल छानबीन करना उसकी, द ब्रेक डाउन ऑफ द फैक्ट्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। अच्छा, उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके क्या करना, एक न्यू होल तैयार करना। मिसाल के तौर पर बच्चों को आपने कहा कि ये जो है ना आपके पास मौजूद है, ये सन के लिए कोई शेप मौजूद हो, इसी तरह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप उसका प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं बच्चों से, तो वो फिर जो है ना वो ग्रीन कलर की कोई शीट हो
ठीक है, सूरज की रोशनी हो, फिर छोटे छोटे पौधे हों प्लास्टिक के तो वो आप एक चार्ट के ऊपर, एक फॉर्म के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें क्या करें कि डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के कुछ नई चीज़ बनाई जाती है। ये माइंड के अंदर फंक्शनिंग हो रही होती है, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सिंथेसिस में क्या होता है कि बच्चों को जो बात बताई जाती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। एंड लास्ट पे होती है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन किसी भी प्रोसेस की जजमेंट को कहते हैं कि मैंने ये जो काम किया तो इसकी क्या इफेक्टिवनेस रही है, क्वालिटी या वर्थ क्या रही है। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सारे लेवल्स को। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि एक बच्चा है, वो किसी वर्कशॉप पे जाता है काम सीखने के लिए। तो पहले दिन उसका उस्ताद उसको उनके उन टूल्स के नाम बताता है, ये हैमर है, इससे नट्स को जो है वो टाइट किया जाता है, ठीक है, तो ये उसका प्लास है, मतलब मुख्तलिफ आलात हैं, उनका इंट्रोडक्शन वो दे रहा है कि इसका ये काम है। अब ये तो हो गया नॉलेज। उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में ये है कि हर आले का काम बताया जाएगा कि ये जो है टायर खोलने के लिए है, ये इंजन खोलने के लिए है, ये स्क्रीन साफ करने के लिए है, ये फलां 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 फलां, यानी हर एक कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो भी उनको पता होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, कंप्रीहेंशन, यानी अंडरस्टैंड कर रहा है बच्चा। उसके बाद अगले नंबर पे आता है एप्लीकेशन। अब एक गाड़ी आ जाती है, ठीक है, ठीक होने के लिए उस वर्कशॉप पे, तो उसका उस्ताद से कहता है बेटा इसके जो है टायर भी खोल दो और इसके जो है ना इंजन का फलां पार्ट ये भी खोल के ले आओ। अब उसको उस्ताद ने बताया था, दिखाया था कि बेटा ये टायर ऐसे खोलना है, इंजन का ये पार्ट ऐसे खोलना है, तो इस आले से खोल। अब वो आलात लेके जाता है, गाड़ी के उस हिस्से को खोलता है, ले आता है। अब उसने क्या किया, जो नॉलेज उसके उस्ताद ने उसको दिया था उसने उसको दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंड किया, समझा, और तीसरे नंबर पे उसने उसको अप्लाई कर दिया। अब अगले नंबर पे क्या होगा कि वो उन पार्ट्स को ले आएगा कि कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे ख़राबी है, उनको डिटैच करेगा, अलग कर लेता है, एक एक पुर्जे को समझता है, यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब उसमें उसने क्या किया, एनालिसिस किया एक एक कंपोनेंट का, और एक एक कंपोनेंट के एनालिसिस के बाद उसने उसको ठीक करने का प्लान बनाया। तो एनालिसिस में उसने हर उसको मुकम्मल यूनिट को, उस गाड़ी का टायर का हिस्सा था, इंजन का कोई, उसको मुकम्मल को खोल के उसमें जहाँ जहाँ पे एक एक पुर्जे को चेक किया, जहाँ पे फॉल्ट है अब उसने उसी को ठीक करना है। अब ये क्या कहलाएगा, एनालिसिस कहलाएगा। उसके बाद है सिंथेसिस। अब वो क्या करेगा कि वो उन सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ेगा, ठीक है, जोड़ेगा, और दोबारा जो है वो इंजन का जो पार्ट था या जो भी गाड़ी का पुर्जा ख़राब था उसको अपनी असल शेप में, पहले वाली हालत में सिंथेसाइज यानी बना देगा, मुकम्मल करके फिट कर देगा। उसके बाद एंड पे आता है इवैल्यूएशन। आप में से जो मेल हैं उनकी बाइक भी होगी या गाड़ियाँ भी अल्लाह ताला ने जिनको दी हुई हैं, तो जब ख़राब हो जाती है तो इन सारे मराहिल से हम गुजरते हैं। एंड पे इवैल्यूएशन होती है, तो वो गाड़ी का मैकेनिक खुद गाड़ी में बैठेगा, थोड़ा सा गाड़ी को ड्राइव करेगा, बाइक को ड्राइव करेगा कि ये अब ठीक चलती है या कोई अभी भी कोई मसला कर रही है। ये होती है इवैल्यूएशन के जो काम किया है उसको जज करना कि ये आया कि वो सही हुआ या गलत तो नहीं हो गया कहीं, इसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक हो गया। अब ये हैं कुछ एक्शन वर्ब या की वर्ब, ये आपको आने चाहिए, नेम, डिफाइन, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड, ठीक है। डिस्कस, आउटलाइन, प्रेडिक्ट, एक्सप्लेन, ये कंप्रीहेंशन के लिए, इस तरह एप्लीकेशन के लिए यूज, इलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व। एनालिसिस के लिए है आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन एंड कैटेगराइज। सिंथेसिस है क्रिएट, इमेजिन, डिज़ाइन और प्लान। इवैल्यूएशन के लिए है जज, जस्टिफाई, डिसाइड और प्रायोरिटाइज। अब सवाल ये है कि आपसे दो तरह से कॉग्निटिव डोमेन, जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, इसके मैंने बताया कि 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट इसकी होती नहीं है अफेक्टिव की, इसकी बहुत थोड़ी होती है, मेजर इसकी होती है कॉग्निटिव डोमेन की। अब जो असल बात है वो ये है कि जो आपसे पेपर में सवाल आएगा, ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी एक्सप्लेनेशन दी। आप में से मेजॉरिटी को शायद इस चीज़ का पता भी होगा, इन सारे टॉपिक्स का या इन बातों का जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, बट मैं क्यों बता रहा था ये, इसलिए कि आपको पहले सब्जेक्ट की, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जाके आप पेपर को सही तरह से सॉल्व कर सकेंगे। अब जो लास्ट टाइम पेपर में सवाल आया था वो एक पैराग्राफ था और उसमें कहा गया था कि इसमें जो है वो आप एमसीक्यूज बनाएं, एनालिसिस लेवल के, एप्लीकेशन लेवल के, सिंथेसिस लेवल के, ठीक है, आपने सवाल बनाने हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह से ही आपको एक पैराग्राफ स्क्रीन पे मैं शो कराऊंगा, आप मुझे बताएंगे इसमें नॉलेज लेवल का क्वेश्चन कौन सा है और इसमें जो है वो कंप्रीहेंशन का कौन सा है और एप्लीकेशन एनालिसिस का कौन सा है। कॉग्निटिव डोमेन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लॉट्स और हॉट्स में, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अच्छा, लोअर ऑर्डर जो स्किल्स हैं इसमें नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, जो फर्स्ट 3 लेवल है ना, ये वाले 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 और 3, ये तीनों जो है वो क्या आते हैं, लॉट्स में आते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आते हैं। जो नेक्स्ट 3 हैं ये फिर हॉट्स के अंदर आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर। हमारे यहाँ जो है वो ब्लूम टेक्सोनोमी यूज़ हो रही है एवेल्युएशन के लिए, बोर्ड्स के अंदर भी, पैक में भी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, हर जगह पे। अच्छा, अब इसके जो स्टूडेंट थे ना कॉग्निटिव डोमेन में, बेंजामिन ब्लूम के स्टूडेंट थे, एक जो है इसका नाम क्या था, एंडरसन, और एक था डेविड क्रैथहोल। इन दोनों ने मिलके 2001 के अंदर ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज किया, नए सिरे से क्या किया, डिज़ाइन किया। अब उसमें दो डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस क्या था, ये सारे नाउन फॉर्म में थे, इस्म की शक्ल में, नाउन की शक्ल में, ठीक है। इन्होंने पहला काम ये किया कि इनको वर्ब की शक्ल में चेंज किया, नॉलेज को रिमेंबरिंग में, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, इवेल्युएशन क्रिएट या सिंथेसिस को क्रिएट और इवेल्युएशन को इवेल्युएट। पहला काम तो ये किया, ये वाला। दूसरा इन्होंने ये किया कि इवेल्युएशन का लेवल चेंज किया, इवेल्युएशन को ये कहाँ पे ले गए, 5वें नंबर पे लेकर आए, और सिंथेसिस 5वें वाले को ये 6ठे नंबर में ले गए, ठीक है, 2001 के अंदर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं एक पैराग्राफ आपको दिखाता हूँ, आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से देखना है। देखने के बाद आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपने उनका मुझे जवाब, और यही हमारा पैटर्न होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा, ये बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन, अदरवाइज हमारे सेशन को कोई फ़ायदा नहीं है। फोटोसिंथेसिस, वो अमल जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। आप में से कोई प्लीज़ इस पैराग्राफ को पढ़ दे। जी, कोई पढ़ सकता है? सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही, एक सेकंड। जी, अब शो हो रही है जी। चले मैं खुद इसको पढ़ता हूँ, आपने ज़रा इसको गौर से सुनना है, ठीक है। इसी में से फिर हम सवाल बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए एक और पैराग्राफ मैं ग्रुप में भेजूंगा, उसमें से आप सब ने जो है वो फिर मुझे एक एक जो है वो क्वेश्चन बना के देने हर लेवल का, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, ये एग्जांपल के लिए है। एन मुमकिन है इसी तरह का कोई पैराग्राफ आपको दे के बात पूछी जाए, एन मुमकिन है सिंपल आपको कहा जाए कि कॉग्निटिव लेवल के एनालिसिस, कॉग्निटिव डोमेन के एनालिसिस लेवल के 3 क्वेश्चन बना के दिखाएं। तो ये पैराग्राफ इसलिए दिया गया कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। Plants need sunlight, water and air to do this. The green part of the plant called chlorophyll helps to absorb the sunlight. First, the plant takes in water from the soil through its roots, carbohydrates from the air, carbon dioxide from the air, and through tiny holes in its leaves called stomata. Using the energy from the plants, combine the water and carbon dioxide to make glucose, a type of sugar that plant uses as the food. This process also produces oxygen, which the plant release into the air. Oxygen is very important because human and animals breathe it to live. So photosynthesis helps plants to grow and give us the oxygen we need. It is like the plant is cooking its own food using sunlight, water and air, and in the process it helps all the living things survive. तो ये तमाम चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए हेल्प करते हैं। अब इस पैराग्राफ से एक्सरसाइज ये है कि आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर लेवल 1 है रिमेंबरिंग या नॉलेज, ठीक है, तो रिकॉल करना। जी बताएं। जी शाबाश।
जी What is green star or what is what do we call a part of a am I right? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इसमें से जो है मुझे कम्प्रीहेंशन लेवल का एक क्वेश्चन बना के दिखाएं इसी पैराग्राफ में से। जी Then how plants हाँ, हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, बिल्कुल सही जवाब है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द प्लांट यूजेस टू मेक द फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन, अप्लाई। इसके लिए कोई क्वेश्चन डिजाइन करें। अब इसके लिए देखें, जो मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है वो यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। इफ यू कीप अ प्लांट इन डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू मेक फूड। अगर प्लांट को आप डार्कनेस में रख दें तो आप क्या समझते हैं कि क्या पौधा अपनी खुराक तैयार कर सकेगा। आप ये देखिए, एनालिसिस है। हमने ऊपर अंडरस्टैंडिंग में ये कहा कि बच्चा जानता है कि पौधे को अपनी खुराक के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, सनलाइट, वाटर एंड एयर। आप साझा है, जब हम उसमें रख रहे होंगे तो उसको ज़रूरत पड़ेगी सनलाइट की। जब सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी डार्क में, उसमें उसमें सनलाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेगा। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने बनाया। जो चौथा, एनालिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बनाया, व्हाट वुड हैपन इफ अ प्लांट डिड नॉट हैव एनफ वाटर और सनलाइट, हाउ वुड इट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। जी आप भी बताइए जो आपके जहन में आ रहा है। what happens if we don't provide water of a plant for a long time? हाँ, ठीक है। तो आप देखें, एनालिसिस है ना, उसकी ब्रेक डाउन की जा रही है कि ये कंपोनेंट मौजूद है नहीं है तो फिर। तो अगला क्वेश्चन है इवेल्युएशन। ठीक है, डू यू थिंक, मैंने जो बनाया, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट टू मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या ये जरूरी है कि पौधे अपनी खुराक सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही बनाएं। ठीक है, तो अब देखें ये जज ओवर, क्योंकि देखें प्लांट्स के पास एक ही मैकेनिज्म है और वो है फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिल्ट इन अल्लाह ताला की तरफ से। इवेल्युएशन कहते हैं ओवरऑल इस, अब देखें इसमें बात की जा रही है, किसी एक कंपोनेंट की बात नहीं की जा रही। इवेल्युएशन में आप सारी चीज़ों को एज अ होल जज करते हैं। यानी बात याद रखिएगा, आप जब किसी चीज़ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे या आपसे कहा जाएगा करें आप, ठीक है, आप किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे कि ये कितनी चीज़ फ़ायदेमंद फ्रूटफुल रही है या नहीं रही। ठीक है, आप किसी चीज़ को पास फेल करते हैं, जज करते हैं ये ओके है, इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस वक़्त जो उससे रिलेटेड सवाल आप करते हैं वो इवैल्यूएशन होती है। अच्छा, उसके बाद है सिंथेसिस या क्रिएट। अब इससे मुतालिक सवाल जो मैंने बनाया है, इमेजिन यू कुड डिज़ाइन अ न्यू प्लांट दैट कुड मेक फूड विदाउट सनलाइट, व्हाट वुड इट नीड टू सर्वाइव एंड हाउ वुड इट मेक फूड। ठीक है, क्या आप इमेजिन करें कि क्या आप एक ऐसा प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं जो बगैर सनलाइट के क्या करे, खुराक तैयार करे। इसको फिर किस चीज़ के लिए रहने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें थी जो आपसे पेपर में पूछी जानी। ये स्लाइड इस आज की पूरे डिस्कशन का क्रक्स है, इसको समझना है, इसी तरह चीज़ों को आपने समझना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ऐसे भी वन बाय वन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और समझ के हम इंशाल्लाह ताला उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको जो है वो ग्रुप के अंदर 2 पैराग्राफ शेयर करूँगा। आपकी आज की असाइनमेंट ये होगी कि आपने उसमें से मुझे जो है वो 6 क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप दोनों तरह से बना सकते हैं। मतलब ये है कि आप एमसीक्यूज़ भी बना सकते हैं और आप जो है वो सीआरक्यूज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज आपने कोशिश करनी है, एमसीक्यूज तर्ज पे आपने सवाल बना के मुझे देने हैं और वो पैराग्राफ अभी ग्रुप में भेज दिए जाएंगे आपको। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो नॉलेज लेवल का हो सकता है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो सकता है, कौन सा एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन का। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मैं ये ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला जो भी प्लान होगा लाइव सेशन का वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा मॉर्निंग को उस दिन।
जिस दिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से किसी मसरूफियत की वजह से अगर मैं लाइव सेशन नहीं ले सकूँगा तो आपको इंशाल्लाह मॉर्निंग में बता दिया जाएगा कि आज आपका लाइव सेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये आज आपका टॉपिक था। टॉपिक का एक पार्ट हमने किया है। इंशाल्लाह ताला जो बाकी इसके 3 पार्ट हैं वो कल वाले लेक्चर में करेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी जो एग्ज़ाम में हम यूज़ करते हैं उसमें इसके फर्स्ट 3 लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। ये नॉलेज कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एंड नॉलेज कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। बाकी इसको तो बिल्कुल हम नहीं छेड़ रहे अपने एग्ज़ाम में, यानी अफेक्टिव डोमेन हम चेक ही नहीं कर रहे अपने एग्ज़ाम में। और साइकोमोटर को हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं इसमें बहुत थोड़ा टच दे रहे हैं। तो इसलिए मेरी भी सारी की सारी तवज्जो कहाँ पे होगी, मैक्सिमम तवज्जो इस कॉग्निटिव डोमेन पे होगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने सैम्पल पेपर दिया या जो उन्होंने फाइनल पेपर दिया था उसमें जो सवाल था वो भी कॉग्निटिव डोमेन से ही पूछा गया था। प्रैक्टिस करें, समझें चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है, जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है ना, ये रट्टा लगाना है तो लगा लें। जो चीज़ें रट्टे लगाने वाली हैं वो ये है कि ये जो हमारे एक्टिव वर्ब्स हैं या एक्शन वर्ब्स हैं ये वाले, ठीक है, इनको आपने याद रख लेना है। जब आपसे सवाल पेपर में कहा जाए कि सवाल बनाएं, तो अगर आपको ना सिर्फ यही याद रह जाएंगी ना चीज़ें, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस की बात है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द प्लांट मेक्स देयर ओन फूड। आप ये नेम द प्रोसेस, आप देखें ये आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये कंप्रीहेंशन, अगर आपको पता है कंप्रीहेंशन में एक्सप्लेन, एक्सप्लेन एक वर्ड है तो आप इसको यूज़ कर लें। एप्लीकेशन है, आप देखें इलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व, ठीक है। तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट आपको चाहिए, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट मिस हो तो कैसे ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको ये एक्शन वर्ब याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बना चुके, क्योंकि आपने शुरू भी इसी से करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट है एनालिसिस। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन एंड कैटेगराइज। सिंथेसिस के अंदर है क्रिएट, इमेजिन, डिज़ाइन, प्लान। अब अगर आप ये सवाल देखेंगे तो आपको यही चीज़ें इसके अंदर स्टेटमेंट्स मिलेंगी, ये जो सवाल मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं यही चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर नज़र आएंगी। तो ये आज आपका टॉपिक था। आपके जो भी सवालात हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 2 पैराग्राफ आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, उनके आंसर आपने करने हैं। जी प्लीज़ क्वेश्चंस। जी सर, सीआरक्यू की लेंथ आइडियल कितनी होनी चाहिए? किस चीज़ की? सीआरक्यू की। हाँ, आइडियल आइडियल लेंथ जो है ना, जो लास्ट टाइम उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था 1 पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ डिस्प्ले कराता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। वन पैराग्राफ हम 5 to 6 लाइन में कंप्लीट कर सकते हाँ, हैं, अगर मैं आप बताता लेंथ। हूँ, 1 सेकंड जी बिल्कुल। 1 सेकंड, मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना, सैम्पल पेपर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आपने इसको देखना है, ठीक है। अब ये एक पेपर था, शो हो रहा है जी, स्लाइड शो, ये स्क्रीन शो हो रही है पीडीएफ फाइल की, सर ठीक है। अब देखें, अब ये उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था और इसमें से उन्होंने कहा था कि आप हमें एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन बना के दें, ठीक है। अब आपने बिल्कुल इसी तरह आपने माइंड के अंदर रखना है कि जब आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाए तो यहाँ पे एक पैराग्राफ नॉर्मली हमारा, देखिए आपका जवाब जिसके अंदर कंप्लीट हो जाए। बाज़ औक़ात आपको अगर 15 लाइनों में आपका जवाब जा रहा है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है मिनिमम आपकी 6 लाइनें और मैक्सिमम आपकी 8 से 9 मैक्सिमम, इसी के अंदर आपने अपने जवाब को एक्सप्लेन करना है। और टू द पॉइंट रहें, रेलिवेंट रहें, ठीक है। एग्जाम्पलीफाई करें, उसको एग्जाम्पल्स आवाज़ दें। नहीं आ रही है, दोबारा बताएंगे? मैंने कहा कि 6 से 8 या मैक्सिमम 9 लाइंस के अंदर आपने रहना है, इससे ज़्यादा नहीं। सर पेपर में जो है ना ये 4 या 5 ही लाइन दी हुई थी, अच्छा, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं जो स्पेस दिया हुआ था ना वो 4 या 5 लाइन का चले, दिया था, उससे ये ज्यादा नहीं था। बस अगर ये चीज़ है तो फिर तो आपके लिए और आसानी हो गई ना कि 4 से 5, 4 लाइनें तो खैर नहीं होंगी, 5 या 6 होंगी मिनिमम। जी सर, और एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जो 10 मार्क्स का था, और उसके लिए पूरा
हाँ, collaboration. वो जो इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन आवर सोसाइटी यही वाला था ना? जी जी जी। हाँ जी। तो ये भी इंशाल्लाह ताला सर हम आप देखेंगे। ग्रुप आपके पास एग्जैक्टली सेम पेपर है? हम्म। सर आप ग्रुप पे पेपर शेयर कर नहीं एग्जैक्टली सेम पेपर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी ना वो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे स्टूडेंट्स ने उस वक्त भेजे थे, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। अब जो जिन स्टूडेंट्स ने दिया था मजीद उनसे वेरीफाई करा के ना ये मैं अब ये देखें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे हमने कहानियां नहीं बतानी, ठीक है? जैसे होता है कि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन जो है वो एक नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने वो बातें बतानी है जो कि प्रैक्टिकल हों, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपको जो काम कराना है ना इंशाल्लाह ताला वो विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चीज़ें समझानी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि एग्जामिनर कॉमन सी चीज़ें देखेगा ना। आप आपको पता है मेरे ख्याल में कोई 4,000 के करीब एप्लीकेंट्स थे और उसमें से 400 समथिंग 500 के करीब लोगों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ, ऐसे ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने ही थे। सर हाँ। वही तो कह रहा हूँ। सर उनको प्रमोशन रही है। हाँ वो मुझे पता है। अब बात करने का मकसद ये है कि क्या वजह है, हम लोग आदी हैं एमसीक्यूज के, रटे लगाए ऑब्जेक्टिव बुक से और एमसीक्यूज में वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस से बात होगी। तो मेरा जो इंशाल्लाह ताला जो एक है कंस्ट्रक्ट है कि मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। सीआरक्यूज बगैर प्रैक्टिस के अगर आप कहेंगे आप पढ़ते रहे पेपर में लिख लेंगे, बिलीव मी आप नहीं अच्छा लिख सकते, ठीक है? तो जब तक नहीं नहीं सर लिख। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी। हाँ जी सर, मैं इस हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि एलिजिबल कौन है, कि लास्ट जो था मैंने ट्राई किया था मेरा नहीं हुआ, तो जैसे मेरे पास है मेरे पास स्किल की भी एजुकेशन पहले थी, बट मुझे मेरा वो एलिजिबल नहीं हुआ था अलग सेक्टर। तो यहाँ क्या आप इसको क्लेरिफाई करें कौन एलिजिबल हो सकता है? थैंक यू सर। अच्छा, जो आपका सवाल है ना जी कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, मैं एक मिनट एक स्क्रीन डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। उसमें वो ऐड था जो लास्ट ईयर था, अभी चूंकि इस साल ऐड नहीं आया तो इसलिए हम कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, बट होपफुली पॉलिसी यही रहेगी, ठीक है? सर यहाँ पर ये कह रहे हैं 1.5 अच्छा एलिजिबल चलें, है, चलें और ये ये वाला जो बी एड चलें ये देख लेते हैं। ये जो है ना सीबा की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट थी टीचिंग लाइसेंस की, जिसकी क्लोजिंग डेट 24 जनवरी 2024 थी, सॉरी 11 जनवरी 2024 थी। अब उसमें कौन एलिजिबल था, अब ये गौर से सुनिएगा इसको। उसमें एलिजिबल था फॉर सर्विस, प्री सर्विस टीचर, यानी वो लोग, वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में नहीं हैं, प्राइवेट हैं या नहीं है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस के लिए? यू मस्ट हैव अ बी एड 4 ईयर आर 2.5 ईयर, यानी आपके पास देखिए साहब ज़रा मास्टर डिग्री तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है? उसके साथ साथ आपके पास कितना होना चाहिए? बी एड होनी चाहिए 4 साल या फिर 2.5 साल, ठीक है? 4 साल बी एड ऑनर या बी एस ऑनर या फिर 2.5 ईयर वाला बी एड। अच्छा ये तो थी नॉन जो टीचिंग के लिए थे, जो फ्रेश कैंडिडेट थे उनके लिए। जो इन सर्विस टीचर थे करंटली इन अ गवर्नमेंट सर्विस, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी? फॉर अ टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री यू मस्ट हैव अ बी एड 4 ईयर या 2.5 ईयर या एम एड या एम ए एजुकेशन, मिनिमम 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अब इसमें एडिशनल ये था कि आपके पास कम अज़ कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट को होना चाहिए। ये कंडीशन थी लास्ट ईयर ईएसटीज के लिए, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए। होपफुली यही इस बार भी होगी जो प्राइमरी टीचर्स के लिए होगी। अगर आप इसमें फॉल करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज अब जो फ्रेश है उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी सर मैं सर जी जी। इसलिए उन्होंने कहा था कि 2.5 लो या फिर 4 इयर्स वाला, हम्म। लेकिन जो अभी सेकेंडरी का लाइसेंस का टेस्ट हो उसके लिए 1.5 दिए और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री लाइसेंस। हाँ,
अब ये वाले लोगों ने कितने लाइसेंस जी, दिया था। और ये भी है कि चांस है कि हो सकता है कि इस दफ़ा पॉलिसी में थोड़ी रिलैक्सेशन भी दें, वो पॉसिबिलिटी है। बहरहाल 1.5 ईयर B.Ed भी साफ ज़ाहिर है जिन्होंने किया उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना जी। मकसद असल में गवर्नमेंट, अच्छा जिन्होंने M.Ed किया वेल एंड गुड। असल गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ये जो टीचर हमारे हैं ना, टीचर कम्युनिटी में, वो जिन्होंने सिर्फ PTC CT किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है 1 ईयर, उनको किसी तरह हम सिस्टम से स्किप करें। असल जो पीछे जो थीम है ना वो ये है कि ये फिट नहीं है, या तो वो एमेड करें, ठीक है, या फिर वो क्या क्या हो सिस्टम से उनको निकाले, नए लोगों को ले। असल थीम ये है। बहरहाल जो भी है इस दफ़ा पॉलिसी में पॉसिबिलिटी है कि रिलैक्सेशन होगी। आप में से जिन लोगों का MA एजुकेशन या BA 2.5 ईयर होगा, वो लास्ट टाइम तो वो लोग शामिल थे। अब इस साल देखते हैं कि क्या सीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें जो है टीचर्स जो है वो लास्ट लास्ट ईयर जो है ना वो पीएसटी भी अब पीएसटी टीचर्स ने भी अप्लाई किया था नहीं वो तो और उन्होंने एलिजिबल ही पास नहीं भी थे ना। कर लिया था, तो उन लोगों को भी इन्होंने जो है लाइसेंस के उसमें जो है ऐड कर दिया और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर पॉलिसी देख रहे हैं तो उनका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना 1.5 इयर्स था। हम्म। पर वो पीएसटी थे लेकिन वो जेईएसटी के टेस्ट में बैठे थे, तो उन लोगों ने क्लियर भी कर लिया और उनका इसमें इन्होंने नेम भी ऐड किया है। अगर पॉलिसी को देखा जाए तो उनका नेम इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ये देखें मेरी बात सुने, आप एक पीएसटी टीचर की बात कर रही हैं ना कि पीएसटी टीचर है, ये लाजमी नहीं है कि ईएसटी टीचर ही ये टेस्ट देगा। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये था कि जिस बंदे के पास ये लाइसेंस होगा वो एलिमेंट्री टीचिंग के लिए एलिजिबल है। नुकता समझे। अब ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्री, अब एक बंदा ऑलरेडी जॉब में है तो उसको सिर्फ इतना फायदा होगा अगर ईएसटी है पहले से ही, उसके पास ये लाइसेंस है तो वो प्रमोट हो सकेगा। बात की समझ लग रही है। लेकिन अगर एक बंदा जी जी पीएसटी है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, एक बंदा अगर पीएसटी है, वो ईएसटी बनना चाहता है, प्रमोशन में जाना चाहता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो ये लाइसेंस हासिल करे, अदरवाइज उसकी प्रमोशन पीएसटी से ईएसटी नहीं हो सकेगी। तो इसमें मेरी बात गौर से सुने, इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या वो जो पीएसटी थे, वो अगर ये टेस्ट अटेम्प्ट करते तो ये बड़ा ज़रूरी था उनके लिए करना। अब हुआ यूं है कि मेजॉरिटी लोगों ने ये समझा कि ये सिर्फ ईएसटी जो टीचर है ना ये उनके लिए टेस्ट है, हमारे लिए नहीं है। असल में तो ये पीएसटी के लिए भी था। क्यों? क्योंकि पीएसटी तभी अब प्रमोट होगा जब उसके पास लाइसेंस होगा, ऐसे ही है। जी 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 सर, हाँ। मुझे ऐसा लगता है हम्म। जो ये पॉलिसी बनाएंगे वो कुछ उसका नहीं नहीं ये देख। सर इसमें एक कंफ्यूजन है कि पीएसटी जो है वो अपने फेडरल से निकलेगा ही नहीं। जिन गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया, पॉलिसी बन दी है, तो पीएसटी हमेशा पीएसटी ही रहेगा। वो हम्म चीफ पीएसटी बन जाएगा, सीनियर टीचर बन जाएगा, लेकिन सिर्फ प्राइमरी तक ही रहेगा। वो हम्म। एलिमेंट्री या जेएसटी में नहीं जा सकता। तो हम्म। फिर इस लाइसेंस का क्या फायदा होगा हमें? नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन है? नहीं सर, मोस्ट न्यू अपॉइंटमेंट है उनके अच्छा। तो इसका ये फायदा होगा ना कि आप मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा, देखें प्रमोशन सरकारी मुलाजिम का हक होता है, और ऐसा नहीं है। मैं आपको वो लेटर मेरे पास मौजूद है, नोटिफिकेशन, वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ज़रा चेक कर लेते हैं उसको भी कि क्या ये वाली बात उसमें कहीं पे मेंशन है कि पीएसटी रहेगा। तो देख लेते हैं उस नोटिफिकेशन को भी। ये एक नोटिफिकेशन है 6 नवंबर 2024 का है। तो वो इसमें जो है वो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी बातें आप देखें, ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी 30% डायरेक्ट होंगे। आप देखें 30% डायरेक्ट हैं और 50% बाय प्रमोशन, ठीक है। तो ये जो आप बात करी ये तो उससे टोटली अपोजिट बात है। एग्जैक्टली सर होगा, पीएसटी नहीं होगा। अच्छा चलें चेक कर लेते हैं। और 50% 50% प्रमोशन पीएसटी रिक्रूटमेंट फ्रॉम हाँ जेएसटी अमंग्स प्रमोट होंगे, एलिमेंट्री स्कूल जेएसटी टीचर एलिमेंट्री हैविंग एट यस, जेएसटी हाँ इनकी बात ठीक है। तो ये इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात वाकई मेंशन है। लेकिन इनकी बात जो है ना वो इन्होंने आधी बात की है। आप आगे लास्ट ये वाली नजर आ रही है, ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20% प्रमोशन फ्रॉम प्राइमरी टीचर। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइमरी वाले ऊपर नहीं जाएंगे,
ये आप थोड़ा सा इसको अपडेट करें अपनी इंफॉर्मेशन को। 50% JSET जाएंगे, ठीक है, 20% PST होंगे और 30% डायरेक्ट लोग होंगे। तो ये भाई ज़रूरी है, जो PST से EST पे जाना चाहता है तो उसके लिए ये लाइसेंस ज़रूरी था। जो चांस टीचर हमारे सिंध के टीचर इस इंतज़ार में कि PST का शायद अलग से आएगा, कन्फ्यूजन थी वाकई, उस वक्त चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन अब ये देखें ना। हम्म। हाँ, अब ये मसला इसी वजह देखे ना, 4,000 तो टीचर नहीं है ना सिंध के अंदर। अब जिन्होंने दिया है या जो नहीं देना, अब जिन्होंने दिया है उनको फायदा हो गया है, ठीक है, वो उसमें निकल गए। अब बात ये है कि जो PST टीचर है ना हमारे बेचारे, उनको अब इतना फायदा नहीं होगा। अब ये होगा कि वो 3 साल के लिए अगर गवर्नमेंट कोई सख्त पॉलिसी बनाती है तो वो कम अज कम PST में जो है ना वो रह सकते हैं, 3 साल उनको गवर्नमेंट नहीं छेड़ेगी अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन वो अगर आगे प्रमोशन को देख रहे हैं ना, याद रखिएगा, जो आपके सर्कल में जानने वाली मेल या फीमेल है उनसे कहें कि अब नेक्स्ट जब भी गवर्नमेंट उनको ये अनाउंस करे तो टेस्ट लाजमी दे दें, ये वाला फेल हो जाए पास हो जाए इस पर कोई सजा जजा तो है नहीं। पास होगा तो आपको फायदा है, ना होने का नुकसान तो नहीं है ना। एक बंदा टेस्ट में अपियर हुआ, उसका पास फेल हुआ, तो ना होने का नुकसान तो नहीं है, लेकिन पास हो जाने का फायदा है। तो भाई इसलिए इसमें ये, और उन्होंने ये जो कोर्स दिया ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये बड़ा मुश्किल चीज़ें उन्होंने दी हैं। अपनी तरफ से मुश्किल तरीन चीज़ें उन्होंने आपके पेडागोजी के पोर्शन में शामिल की हैं। पहली से 8वीं तक देखें, इंग्लिश की किताबों को रट्टा लगाना ये 100 का काम है। अब एक बंदा बैठा रहे जनाब वाला, उसको तो 1 साल लग जाए सिर्फ इंग्लिश कवर करने में। बहरहाल जो टीचिंग में है उनके लिए इतना मसला नहीं होगा, कॉमन सी चीज़ें होंगी, MCQs में मैंने देखी हैं। तो फिर भी कोशिश होगी कि जो पेडागोजी है वो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे वे से कराई जाएगी, ताकि एटलीस्ट आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लें। तो कोई और सवाल है जी? चलें जी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर वो पैराग्राफ 2 भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। आपने उनको चेक करना है और उनको सॉल्व करना है। ग्रुप में जो है वो मैं ग्रुप की जो प्राइवेसी है उसको मैं फिर ख़त्म कर दूंगा। शाम तक आपने ये लिख के पेज अपने पास पेज पे लिख लेने हैं इनके आंसर, फिर आपने ग्रुप के अंदर ही भेजना, बिला झिझक भेजना है, ठीक है। इसमें कोई आर महसूस नहीं करनी कि मेरा जवाब ठीक है गलत है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब जितनी मशक करेंगे, बार बार लिखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, आपकी जो गलतियां हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगा कि यहाँ से इसको ऐसे करें, और फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी आइडियल आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ से जो आपने आंसर किया और जो इसका सही जवाब बनता है वो लाज़मी नहीं है। अब देखें, एक पैराग्राफ में से एक एप्लीकेशन लेवल के 4-5 सवाल बन सकते हैं। अब ये लाज़मी नहीं होगा कि जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वही सिर्फ़ अकेला ठीक होगा। आपके वाला भी ठीक हो सकता है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, आइडिया चेंज हो सकता है, लेकिन अगर जो मेन थीम है कि सवाल वाक़ई एनालिसिस का है तो वो एनालिसिस का होना चाहिए, ये चीज़ मौजूद है। तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएँगी और 2 पैराग्राफ भी आपको मैं भेज दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।